हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दबंग हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर संतोष नंदन, अर्थशास्त्र विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से दबंग हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से आपके समक्ष कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इस विषय में बात करना चाहूँगी। कोविड-19 या कोरोना वायरस एक नया वायरस है जो वुहान से, चाइना देश से दूसरे देशों में फैला। कोरोना वायरस के अंदर जो एक आदमी इन्फेक्टेड है, उस इन्फेक्टेड आदमी से एक हेल्दी आदमी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जैसे छींकने से, खांसी से, हाथ मिलाने से, या जो इन्फेक्टेड सरफेस है उसके ऊपर हाथ लगाने से। और कोविड-19 के बाद डिफरेंट सेक्टर्स इकोनॉमी के जहाँ पर इसका प्रभाव हमें साफ तौर पर दिखाई। अभी हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे पहले भी लॉकडाउन चलते रहे हैं और इस लॉकडाउन के अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट्स, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, हॉस्पिटलिटी, कंस्ट्रक्शन, इन सेक्टर्स के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। और कुछ सेक्टर्स के अंदर जो स्पेसिफिकली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया। और इसके साथ साथ क्योंकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, एक देश के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उसका दूसरे देश के ऊपर प्रभाव दिखाई देता है। जैसे एक्सपोर्ट कम हुए हैं क्योंकि ग्लोबल शटडाउन हो गया है, और जब ग्लोबल शटडाउन होगा और जब हम चार दीवारी के बीच में रहेंगे तो उससे हमारा जो डिमांड का जो लेवल है वो भी कम होगा। और यदि डिमांड का लेवल कम होगा तो सर्टेनली एक देश से दूसरे देश के अंदर वस्तुओं का जो आवागमन है, एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है, क्योंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं तो हमारे लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक्सपोर्ट का यदि हम नंबर देखें तो कोविड-19 के बाद एक्सपोर्ट के अंदर भारी गिरावट है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल शटडाउन हो गया, लोगों की जॉब्स गई। माइग्रेंट वर्कर्स को देख लीजिए, या अभी मैंने बात की है कि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है आपका, हॉस्पिटलिटी है, टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सेक्टर्स के अंदर इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स का प्रोडक्शन होता है। तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे उसमें डिफरेंट काइंड्स के हैं, आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एमएसएमई के अंदर जो लोग काम करते हैं वो हैं, इवन जो ओनरशिप है, जो कि ओनर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के। तो लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर जो लेवल ऑफ इनकम है वो कम हुआ है, और लोगों के जॉब जाने की वजह से, जो शटडाउन की वजह से इनकम का लेवल है वो भी लगातार गिरा है। और जो एयर ट्रैवल है उसके अंदर भी भारी गिरावट हुई है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है हमारे जो रेलवे है, एयरवेज है, उसके ऊपर टोटली प्रतिबंध है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी रेवेन्यू का गवर्नमेंट को भी, और इवन जो ओनरशिप है वहाँ पर भी काफ़ी जो इनकम लेवल है वो कम हुआ है, और सरकार को भी रेवेन्यू का लॉस हुआ। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स भी किए, क्योंकि जब भी लॉकडाउन होता है तो सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़। तो सरकार ने इस तरह के प्रबंध किए हैं कि जो सप्लाई है एसेंशियल कमोडिटीज़ की वो प्रॉपरली हो, लोगों को इस तरह का क्राइसिस ना फेस करना पड़े। आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपके पल्सेस हैं, या अदर रिक्वायरमेंट्स आपकी डे टू डे की। तो इस तरह के सरकार ने इस तरह के अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो सप्लाई हो। दूसरा जो क्योंकि पहले भी डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम चलते रहे सरकार के, कैश ट्रांसफ़र है फ्रॉम द अकाउंट टू द पुअर पीपल, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ द पुअर पीपल। तो इस तरह की जो स्कीम भी सरकार लेके है इस टाइम के अंदर कि जो इनकम सपोर्ट है वो गरीबों को दी गई है,
कैश ट्रांसफ़र किया गया है ताकि वो अपनी डे टू डे की ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। लॉकडाउन के अंदर जो डिसरप्शन होती है, जो रुकावटें आती हैं, जो परेशानी होती है, उसको भी टू सम एक्सटेंट उसको सॉल्व करने की कोशिश की हुई है ताकि जो कॉमन मैन है उस तरह की उसको कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि जब भी आपकी जॉब जाती है, जॉब के साथ साथ यदि आपकी जो आधारभूत ज़रूरतें हैं यदि वो भी नहीं पूरी होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि जो आपके सफाई कर्मचारी हैं आपको दिखाई देंगे, आपकी सिक्योरिटी है वो आपको दिखाई देगी, या कोई आपको मान लो कोई प्रॉब्लम है, पुलिस आपकी वर्क दिखाई देगा, आर्मी इवन आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं हुआ है, दे वर ऑन देयर सर्विसेज। तो इस तरह के सरकार ने अरेंजमेंट्स की हैं ताकि जो जनता है उसको इस तरह की परेशानियाँ ना हो। अभी पीछे आपने देखा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की है सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी। यदि पीछे का हम कई सालों का यदि हम उठा कर देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका कैश रिजर्व रेशो है, आपका स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशो है, आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। और सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिक्विडिटी भी बढ़ाने की कोशिश की है ताकि जो हमारे जो MSME हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं, मीडियम यूनिट्स हैं, उसके लिए लोन की अवेलेबिलिटी हो, लिक्विडिटी अवेलेबल हो। और जो साथ में जो लोन पेमेंट करनी है या जो जिन्होंने लोन ले रखा बैंक से, उनके लिए भी एक तरह का वेवर था कि मार्च के बाद 3 महीने तक आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप ना भरें, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बहुत ही इनकरेजमेंट वाला बात नहीं करूँगी कि बिकॉज यहाँ पर कोई इंटरेस्ट के रिलैक्सेशन नहीं है, तो योर अमाउंट विल बी एडेड इन दैट और आपको यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट फॉर दैट। तो ये इस तरह के रेमेडियल जो मेजर्स हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किए हैं। इंटरेस्ट रेट जो हमारा मिनिमम कट डाउन हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, जो अनाउंसमेंट हुई है, जो सरकार ने जो एफर्ट्स किए। इसके साथ साथ क्योंकि पीछे हमें काफ़ी देखने को मिला है कि जो हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम द वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन की वजह से उनकी मूवमेंट्स भी बंद हो गई हैं। हालांकि अब सरकार ने शुरू किया है कि डिफरेंट जो रेलवेज है या बसेज हैं इस तरह का अरेंजमेंट्स किया उनको, लेकिन उनको भी काफ़ी भारी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा है। बिकॉज व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्योंकि वहाँ पर कई बार क्या है, ना तो आपके पास कोई राशन कार्ड है, ना आपके पास कोई अदर कार्ड है, तो जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो बेनिफिशियरी हो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो क्योंकि आप दूसरी स्टेट में एज ए माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो गरीब लोग हैं, जिनकी इनकम गई है, जिनका जॉब्स गई हैं, जिनका जॉब लॉस हुआ है, तो उसमें भी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं कि उनके जो खाते हैं उनके अंदर जो कैश का जो है वो ट्रांसफ़र करें। अभी हरियाणा गवर्नमेंट की एक अभी पॉलिसी आई है कि एसेट्स के अंदर जो टैक्स जो देना है उसमें भी सरकार ने रिबेट दिया 50% का। तो इस तरह के स्मॉल जो बेनिफिट्स हैं वो जो दैट हैज़ बीन गिवन टू द पीपल रिगार्डिंग आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द कोविड-19। तो इस तरह के छोटे छोटे जो मेजर्स आप कह सकते हैं, बेनिफिट कह सकते हैं या अरेंजमेंट कह सकते हैं सरकार के, तो इस तरह के सरकार ने किया है। लोन जो सर्विसेज है उनको भी कुछ रिलीफ देने की जो है कोशिश की है सरकार ने कि जो जिन्होंने लोन ले रखा है, जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कि उनको इस तरह के, जैसे अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई हज़ार करोड़ के पैकेज की बात की है कि ये MSME को दिया जाएगा। हालांकि यदि हम समझने की बात करें तो वहाँ पर कोई ना तो कहीं लोन वेवर की बात की है, जस्ट वहाँ पर क्या बात हुई है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ा दिया गया है। क्यों, जब भी कोई भी लोन लेने जाता है तो लोन लेते टाइम सरकार जो बैंक्स है वो बहुत सारी गारंटी की मांग करते हैं। तो सरकार ने एश्योर किया बैंक्स को कि यदि यहाँ पर कोई आप एसेट्स या कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगी या लोन आपका नहीं रिटर्न होता है तो उस लॉस को सरकार बियर करेगी। तो ये जो पैकेज है वो इस तरह का जो रिलीफ आपका जी सरकार ने कोई फ्री में किसी को पैसा दे दिया, कोई इस तरह की बात नहीं है। वो क्या है कि बैंक्स के अंदर लिक्विडिटी बढ़ाइए सो दैट द पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, तो वो अपना जो MSME है जो लोन ले सकती हैं और वो अपनी जो कंडीशंस है, जो मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी यूनिट्स बंद होगी उनको वो दोबारा उठा सकती हैं, दोबारा काम कर सकते हैं। तो इस तरह का भी जो है सरकार ने जो है काम इस तरह किए हैं। लेकिन ये अभी हम यदि मान लो आज के तारीख में यदि मैं बात करूं कि ये
जो कोविड-19 के बाद या लॉकडाउन के बाद या इकोनॉमी के ऊपर ये फुल प्रूफ सारे के सारे इफेक्ट्स हैं, हम ये बात नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह के जो इफेक्ट्स अभी बहुत आना बाकी है, क्योंकि अभी बहुत समय लगेगा इन चीज़ों को रिकवर होने के अंदर। और अभी भी हमने बहुत सारा लॉकडाउन, सरकार ने अभी भी इसको ओपन नहीं किया है, अभी बहुत सारे जो एरियाज हैं वो अभी भी क्या है, वो अंडर लॉकडाउन है। तो इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या, लॉकडाउन के ग्लोबल मार्केट्स के अंदर क्या चेंजेस होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर क्या चेंजेस होंगे, क्या वन कंट्री टू अदर कंट्री क्या एक दूसरे के ऊपर फेथ कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी एफडीआई हमें दूसरी कंट्री से भी आती है। तो सम टाइम व्हेन यू आर लूजिंग द फेथ फ्रॉम द अदर नेशंस, तो क्या हम उनको अलाउ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत कई बड़े बड़े क्वेश्चन हैं हमारे सामने कि जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो इकोनॉमी को उभरने में या इसके इम्पैक्ट देखने के अंदर हमें बहुत समय लगेगा कि इस तरह के इम्पैक्ट हमें दिखाई देंगे। लेकिन आज की तारीख में यदि बात करें तो इकोनॉमी के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट एक तो सर्टेनली सीधा दिखाई देता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन हुआ, और अभी भी जो आपकी जो मूडीज हैं या वर्ल्ड बैंक है जो प्रोडक्शन करता है, या आईएमएफ जो प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, उनकी भी यही प्रोडक्शन है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और भी नीचे जा सकता है। तो ये बहुत बड़े चैलेंज हैं सरकार के सामने भी, हर इंडिविजुअल के सामने भी, कि इन चैलेंजेस से हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक जो क्राइसिस है जो कोविड-19 की वजह से जो हमें हुआ है, तो इस चीज़ को भी हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की तारीख में यदि मैं कहूँ कि लॉकडाउन का यही एक प्रभाव हमें दिखाई देगा, नहीं, इसके प्रभाव और भी हमें आने बाकी हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि यदि हम बात करें, टूरिज्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है। बहुत सारे लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, तो इंडिया इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, देयर आर सो मेनी पीपल दे आर कमिंग हियर टू विजिट। तो टूरिज्म एक सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो बहुत बड़ा इफेक्टेड होगा इसकी वजह से। हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर भी बहुत इफेक्टेड होगा, बिकॉज द पीपल दे विल नॉट मूव आउट फ्रॉम द वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट, इवन फ्रॉम द वन स्टेट टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो जो इस तरह के जो रिपरकशंस हैं या इस तरह के जो इम्पैक्ट हैं इकोनॉमी के ऊपर कोविड-19 के, तो वो अभी हमारे सामने, क्यों अभी तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो बिल्कुल बंद है, वी आर नॉट अलाउड, गवर्नमेंट हैज़ नॉट अलाउड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, चाहे आपका IIM है, चाहे आपकी IITs हैं, इवन आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, आपके कॉलेजेस हैं, टोटली शट डाउन है। और आगे भी जुलाई अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर एडमिशन प्रोसेस होगा, तो बहुत सारे विदेशी लोग भी हमारी कंट्री के अंदर पढ़ने आते हैं, तो वो आ पाएंगे नहीं पाएंगे। बहुत सारी FDIs है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, हमारे देश के अंदर वो आ पाएगा नहीं आ पाएगा, और किस हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। और सबसे जो एज ए यदि इफ आई एम टॉकिंग इन दैट सेंस कि एज एन एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैंने इतने साल हो गए मुझे जॉब करते, मैंने पहली बार इस तरह का एक देखा है कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ। अदरवाइज माइग्रेशन कैसे होता है, गांव से सिटी के अंदर, सिटी से बड़ी सिटी के अंदर, उससे और बड़ी सिटी के अंदर, कंट्री टू कंट्री के अंदर। अभी रिवर्स माइग्रेशन हुआ है कि सिटी से लोग गांव में जाना शुरू हो गए, बड़ी सिटी से छोटी सिटी के अंदर आना शुरू हो गए, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के अंदर आना शुरू हो गए। तो ये सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो वर्कर्स, नॉट ओनली वर्कर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कि यदि हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें, नहीं, डिफरेंट जो है जो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी है, जो आपके MSME है या आपके जो अदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डिफरेंट जो है वेराइटीज ऑफ द काइंड्स ऑफ द पीपल, दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्री टू आवर कंट्री, फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स टू द अदर स्टेट्स। तो कैसे हम उन सर्विसेज को यूटिलाइज कर पाएंगे, या कैसे जो मैन पावर है जो कि माइग्रेट हुई है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ फ्रॉम द सिटी टू देयर विलेज, तो कैसे हम उनको जो है सर्विसेज को, या कैसे हम उनको जो लाइवलीहुड है उसको हम दे पाएंगे। ये सरकार के सामने, आई थिंक हर इंडिविजुअल के सामने, दैट्स ए बिगेस्ट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस, कि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, उस रिवर्स माइग्रेशन को हम कैसे उसको संभाल सकते हैं, या कैसे हम उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी कर सकते हैं, कैसे हम उनको रोज़गार दे सकते हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इस तरह का कॉन्सेप्ट आया था पीछे की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं वो गाँव के अंदर लगाई जाएँ, ताकि जो लेबर है नियर टू, तो उस लेबर को यूटिलाइज हम कर सकें। तो लेकिन जब भी हमारी कंट्री के अंदर FDI है, तो सबसे बड़ा जो लुक्रेटिव है जो अदर कंट्री के लिए वो यही होता है कि एक तो मार्केटिंग बहुत बड़ा है, दूसरा क्या है कि चीप लेबर है यहाँ पर। तो इस लेबर को हम कैसे स्मॉल यूनिट्स के अंदर
यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि इनको लेवल ऑफ इनकम है इनका वो भी रहे, सरकार के ऊपर भी बहुत सब्सिडी का बर्डन ना हो जस्ट टू ट्रांसफरिंग द इनकम टू देयर अकाउंट। और जो इन्हें जॉब्स जो इनकी लूज हुई है उस जॉब्स को हम कैसे इनको इनिशिएट कर सकते हैं। सरकार ने जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर भी जो नंबर्स ऑफ द जो है यूनिट्स है वो बढ़ाई हैं, तो उसका भी मुझे लगता है कि ताकि जो है इस रूरल एरियाज़ के अंदर या जो स्मॉल सिटीज़ के अंदर तो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ है वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट वापस आए हैं, यदि वही वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें उसी लेवल के ऊपर, तो यदि सरकार इस तरह की पॉलिसी बना पाती है तो आई डू फील कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। और इसके अंदर अकेले सरकार नहीं, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो हमारी एजुकेशनिस्ट की बनती है, क्योंकि हमारे पास सबसे जो यूथ है उसका बहुत बड़ा नंबर है और हमारी कंट्री के अंदर 30% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की पॉपुलेशन है। सो दैट बिकम्स ए ड्यूटी ऑफ द एजुकेशनिस्ट हाउ यू कैन डाइवर्ट और द चेंज द माइंड ऑफ दी स्टूडेंट, 30% जो स्टूडेंट्स हैं, कि कैसे हम उन सिचुएशन को कोप अप कर सकते हैं कि उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने वो खड़े हैं। लेकिन इसके अंदर जो MSME है, MSME के अंदर और भी ज़्यादा लिक्विडिटी सरकार को देने की ज़रूरत है, आई डू सजेस्ट। दूसरा क्या है कि जो इमरजेंसी फंडिंग है, क्योंकि बिकॉज समटाइम्स इतना लंबा लॉकडाउन होता है तो उस लॉकडाउन के अंदर यू आर नॉट गेटिंग द इनकम आउट ऑफ इट। और पीछे इस तरह की स्टेटमेंट भी आई थी सरकार की कि अप्रैल और मई की, मार्च की जो सैलरी है उन वर्कर्स को दी जाए, उनकी सैलरी ना कट पाए। तो इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, और लेकिन बिकॉज एज ए ह्यूमैनिटेरियन दैट बिकम्स योर ड्यूटी, द वर्कर्स दोज हु आर डूइंग वर्क इन योर होम और इन इंडस्ट्री, तो दैट बिकम्स योर ड्यूटी कि आप उनकी जो सैलरी है या उनकी वेज है आप उनको दे ताकि उनको वो दे कैन लुक आफ्टर देयर फैमिली। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, सरकारी सेक्टर के अंदर तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, जितनी सैलरी उतनी आपको मिल रही। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी 20% कट होगी, आपकी 25% कट होगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन है जो अराइज होते हैं, तो उसमें यदि लेवल ऑफ इनकम यदि कम होता है तो मार्केट के अंदर जो मनी फ्लो है या जो सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है मार्केट के अंदर वो यदि कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो सीधा वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी उसका हमें असर दिखाई देगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो कैसे हम चैलेंज को मीट आउट कर पाते हैं ये भी एक सोचने की ज़रूरत है। जो पीछे हमने जो अभी हम बात कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी जो सरकार ने रिवाइव की है, जो लिक्विडिटी जो अभी बढ़ाई है, जो हम पैकेज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इस तरह की पॉलिसी मेकिंग भी ज़रूरी है। फाइनेंस पॉलिसी, आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, वो इस तरह की पॉलिसी भी बनाना ज़रूरी है ताकि जो इन्वेस्टर के अंदर जो एक कोविड का डर है उसको, दूसरा क्या है कि यदि आप अपने प्रोडक्शन यूनिट के अंदर कोई प्रोडक्शन करते हैं तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्या करनी जुटानी पड़ेंगी, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, इस तरह का इक्विपमेंट आपको रखना पड़ेगा, इस तरह की मशीनरी आपको रखनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। आप सारे वर्कर्स को एक तरह से एक साथ काम नहीं करा सकते हैं, तो इससे भी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ने की जो क्या है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर भी सरकार को इस तरह के जो अरेंजमेंट करने पड़ेंगे कि जो सरप्लस जो फंड्स हैं वो सरप्लस फंड्स हैं वो दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्टिव पर्पजेस। और जो रिवर्स माइग्रेशन है, इस रिवर्स माइग्रेशन की सर्विसेज को प्रॉपरली कैसे हम इसको प्रोडक्शन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो फार्मिंग कम्युनिटी है, फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर सबसे बहुत खराब असर पड़ा है कोविड-19 का। मार्केटिंग बिल्कुल आपकी श्रिंक होगी, मूवमेंट आपकी फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस होगी है, लेबर बहुत कॉस्टली होगी, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम द वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ द हरियाणा, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर आए हैं तो वहाँ से वापस चले गए, रिवर्स माइग्रेशन हो गया, तो जो लेबर है वो बहुत ही कॉस्टली हुई। लेकिन सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वही दे रखी है। तो गवर्नमेंट को भी एक जो फार्मिंग जो सेक्टर है जो हमारा जिसमें 56% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, 65% लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उस 65% लोगों का जो लोग पालन करते हैं, जो फार्मर कम्युनिटी, उनकी इतनी बुरी हालत है, सस्टेनेंस का उनके ऊपर एक क्वेश्चन है। तो इस सेक्टर को भी एक लुक आफ्टर करना दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से बिग चैलेंज, क्योंकि
यदि आप पीछे की यदि आप देखेंगे तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट है, ABCD आप किसी बात कर लीजिए, उसकी प्राइसेस बढ़ी। आप एक एग्रीकल्चर सेक्टर की देख लीजिए, जो किसान है वो बेचारा इतना मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्रेस अबाउट हिज गुडनेस और हर गुडनेस, कि जो किसान है उस किसान ने अपने प्रोडक्ट की कोई भी प्राइस नहीं बढ़ाई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह की बड़ी जो कम्युनिटी है, और सुबह जब हम उठते हैं और शाम तक भी यदि हम बात करें तो हम कितने सारी एग्रीकल्चरल जो कमोडिटीज है वो हम चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, व्हीट हैं, राइस हैं, पल्सेस है, एवरीथिंग वी आर यूजिंग, वी आर कंज्यूमिंग, एंड दैट्स ए वेरी एसेंशियल कमोडिटीज फॉर अस। तो इस सेक्टर को लुक आफ्टर करना ये बहुत ही, मे बी आई बिलोंगिंग टू रूरल एरिया, आई एम इमोशनली अटैच्ड विद इट, but that's very important. This sector must be properly taken care of. और इसके अंदर भी जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो that must be increased to increase the infrastructure, to motivate the farmers for the diversification of the agriculture, to give the marketing of such goods to the farmer so they can be initiated to cultivate their agriculture sector or the produce such type of the commodities just like the fruits, vegetables। हालांकि सरकार ने सब्सिडी दे रखी है कुछ, लेकिन जो मार्केटिंग का है वो सबसे बड़ा चैलेंज है किसानों के सामने। तो इस तरह का भी ये करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो कोविड-19 है अभी इसके इफेक्ट आना बाकी हैं और समय लगेगा, कहाँ इसका इफेक्ट होगा। और मैं सभी को आशा करती हूँ कि सभी अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखेंगे। इस बैड टाइम के अंदर ये टाइम भी निकल जाएगा और दोबारा हमारी जो इकॉनमी है वो दोबारा पटरी के ऊपर आएगी। मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करती हूँ कि इस चैनल दबंगे हिंदुस्तान को भी सब्सक्राइब करें। स्टे एट होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल दबंगे हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।